गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज गद्य पाठ 3 जो लिखा है यशपाल ने। लखनवी अंदाज देखिए क्या है इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पहले हम लेखक परिचय और पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं, इसके बाद आगे को पाठ का सार मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पाठ की रूपरेखा क्या है। लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावट जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। ऐसा नहीं है कि आज समाज में सामंती वर्ग या उस मानसिकता के व्यक्ति नहीं हैं, वे तो हर काल में रहते आए हैं। आज के समय में भी इस परजीवी संस्कृति यानी कि सामंती वर्ग की बनावटी शैली के वाहकों को समाज में देखा जा सकता है, परंतु व्यंग इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसे अवश्य ही एक स्वतंत्र एवं मौलिक रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो सामंती समाज कैसा है देखो, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो दिखावा करता है, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है और अपने अधीन बहुत से लोगों को अपने अधीन किए रहता है, ऐसा विचारों से या श्रम से भी, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह सामंतशाही कहलाते हैं। और ये लोग जो होते हैं वे बनावटी जीवन शैली जीते हैं और वास्तविकता से अनजान रहते हैं, आर्टिफिशियल जीवन को ये जीते हैं। तो देखिए लेखक का परिचय। लेखक यशपाल हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। उनका जन्म वर्ष 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव के साथ कार्य किया। कौन है ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव? ये हमारे क्रांतिकारी हैं, क्रांतिवीर हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आप जानते होंगे इनके बारे में। और जिनके कारण, इन लोगों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने कई बार विदेशों का भ्रमण भी किया। यशपाल जी ने आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन की विडंबनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकट किया है। उनकी रचनाएं समाज में फैली विषमता व रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि। अमिता, झूठा सच, दिव्या उनके प्रमुख उपन्यास हैं। सिंहावलोकन उनकी प्रमुख आत्मकथा है। उनका झूठा सच उपन्यास जो है भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत का बंगाल से विभाजन हुआ, भारत का पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग हुए, ठीक है, तो ये उनका मार्मिक दस्तावेज है झूठा सच। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी अपनी रचनाओं में सहज, सरल व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी शैली वर्णनात्मक व चित्रात्मक है। यशपाल जी की मृत्यु सन वर्ष 1976 में हो गई थी। सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य देखो, लेखक ने जो था वो सेकंड क्लास का टिकट लिया था और उस टिकट को लेने का उद्देश्य उनका क्या था, वो ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु उस समय उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। साथ ही उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने जाने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। लेखक ने सोचा कि सेकंड क्लास के डिब्बे में कोई नहीं होगा और वह उसकी खिड़की से जब इधर उधर का प्राकृतिक दृश्य देखेगा तो क्या करेगा, वह कहानी लिख पाएगा। डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। अब जब लेखक जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा
उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताज़े खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। अब देखो, नवाब साहब ने भी सोचा कि सेकंड क्लास का टिकट ले लेता हूँ और मेरे सेकंड क्लास वाले डिब्बे में कोई नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, खीरे आराम से खा पाऊँगा। अब ये लोग नवाब होते हैं, दूसरों के सामने छोटी मोटी चीज़ें खाने में इनको अपनी क्या लगती है, अपने शान के खिलाफ लगता है। तो अब जब लेखक उसमें चढ़ गया तो उनको क्या लगा, खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। आगे देखिए, लेखक, नवाब साहब और खीरा। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरे किस प्रकार खाएं। तब हारकर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत एहतियात सावधानी पूर्वक से छीलकर खीरों की उन फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। यह सब करने के बाद उन्होंने उन फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यह सब देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। अब देखिए, नवाब साहब का खीरा काटने का विशिष्ट ढंग। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमज़ोर है, यानी कि उनका पेट थोड़ा मैदा यानी कि पेट जो है कमज़ोर है। तब नवाब साहब ने फाकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वह उसे कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। अब नवाब साहब ने अपनी नवाबी दिखाने के लिए यह दिखाया कि हम नवाब साहब ऐसी चीज़ों को नहीं खाया करते हैं, हम केवल इनका रसास्वादन सूंघ कर ही लेते हैं। तो नई कहानी का आधार। यह सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये था पूरे पाठ का निचोड़। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही। आप इसको सुने ध्यान से और टेक्स्ट बुक से इसका पूरा चैप्टर पढ़ें और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ।